नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम और एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जो आईपीओ है वो रिसेंटली उन्होंने लिस्ट किया था। तो ये कंपनी का नाम है मेडन फोर्जिंग। तो हम ये वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स ये जो कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है, उसका रेवेन्यू मिक्स क्या है, आगे जाके मैनेजमेंट ने रेवेन्यूज का क्या गाइडेंस दिया है, करंटली मार्जिन्स क्यों कम है और आगे जाके क्यों मार्जिन्स में इंक्रीज हो सकता है। ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब तक यदि आपने वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अलग अलग सेक्टर्स के बारे में इन डेप्थ वीडियोस क्रिएट किए हैं, जैसे कि एग्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो एंसिलरी, और इसके अलावा इंजीनियरिंग ये जो सेक्टर है या सेगमेंट है, इस पे भी आगे जाके मैं कुछ वीडियोस जो है वो क्रिएट करने वाला हूं। तो जरूर वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल बिकॉज मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, आपका ही ये सपोर्ट था एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ऐसे ही मेरे अलग अलग जो वीडियोस मैंने अलग अलग कंपनीज के बारे में क्रिएट किए हैं, मोस्टली ये चैनल का जो फोकस होता है स्मॉल एंड माइक्रो साइज की कंपनीज पर। तो ऐसे ही जो आगे जाके वीडियोस में क्रिएट करूंगा, जरूर आप आपका जो सपोर्ट है वो शो करते रहिए। ये जो सारे वीडियोस है वो देखते रहिए और आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जो वीडियोस है वो जरूर शेयर करते रहिए। तो लेट्स कम बैक टू द मेडन फोर्जिंग। इनका बिजनेस मॉडल क्या है? तो ये जो कंपनी है वो एक माइक्रो साइज की कंपनी है, लगभग 200 करोड़ के रेवेन्यूज है उसके। तो इनके जो मेन प्रोडक्ट्स है वो ब्राइट बार्स है। तो कंपनी अलग अलग टाइप के ब्राइट बार्स मैन्युफैक्चर करती है। इनिशियली ये कंपनी जो है वो कार्बन एंड अलॉय स्टील के जो ब्राइट बार्स है ये मैन्युफैक्चरिंग करती थी। उसके बाद में स्लोली उन्होंने मूव किया स्टेनलेस स्टील के जो ब्राइट बार्स है, एंड उसके बाद में उन्होंने रिसेंटली एक कैपेक्स किया था, लगभग 8 करोड़ का कैपेक्स किया था कंप्लीटली इंटरनल अक्रूवल से, जो न्यूमेटिक नेल्स का है। ये जो सारे अलग अलग टर्म्स है या जो अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट्स है, इसके बारे में हम आगे जाके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली यदि आप देखोगे तो जो कार्बन एंड अलॉय स्टील बार्स है ये काफी कमोडिटी प्रोडक्ट है, इसमें मार्जिन भी काफी कम होते हैं। जो कार्बन स्टील के ब्राइट बार्स है इसमें लगभग सिर्फ 8 to 10% के ऑपरेटिंग मार्जिन या ईबिटा मार्जिन आप कह सकते हो इसको, उतना ही होते हैं। अलॉय स्टील में थोड़े बेटर होते हैं, 10 to 12% के जो मार्जिन है वो होते हैं। एंड स्टेनलेस स्टील में लगभग 20 to 25% के एबिटा मार्जिन अवेलेबल है। एंड इसके बाद में जो रिसेंटली कंपनी ने कैपेक्स किया था फॉर न्यूमेटिक नेल्स, उसमें काफी अच्छे मार्जिन अवेलेबल है, लगभग 25 to 30% के मार्जिन अवेलेबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी ये जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट ही करने वाली है कंपनी आगे जाके यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज में। आप देखोगे तो उन्होंने जर्मनी और यूके को कुछ सैंपल्स यहाँ पे टेस्टिंग के लिए भेजे थे। इसके बारे में आगे जाके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ब्राइट बार्स है उसका यूसेज कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में होता है। आगे जाके हम उनका जो रेवेन्यू मिक्स है 2023 का वो भी देखेंगे। एंड इसके बाद में इन फ्यूचर ये रेवेन्यू मिक्स में क्या चेंज हो सकता है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जरूर ये जो वीडियो है एंड तक देखते रहिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक भी कर दीजिए। तो यदि आप एप्लीकेशंस में देखोगे तो इसमें आ जाता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मशीनिंग इक्विपमेंट, फास्टनर्स, मशीनिंग टूल्स, हेवी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल, प्लम्बिंग, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में मेडन फोर्जिंग के प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो इसमें से यदि आप देखो तो FY23 में लगभग 50% के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को इंजीनियरिंग ये इंडस्ट्री में आए थे। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो वो अलग अलग फास्टनर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, नट बोल्ट्स करते हैं, वायर रोप्स है, या इसके अलावा फिल्टर्स है, या अलग अलग मशीनरीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स है इनको यदि आप देखोगे तो किर्बी हो गया या एवरेस्ट हो गया, या इसके अलावा इंटर आर्क करके ऐसी जो कंपनीज है वो इनको मैन्युफैक्चर करती है, और उनके लिए जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं वो आप देखो तो मेडन फोर्जिंग उनको सप्लाई करता है। इसके अलावा जो मोबाइल टावर जो होते हैं उनको जो इरेक्ट करते हैं, जैसे कि सालासार टेक्नोलॉजी जैसी जो कंपनीज है वो उनके क्लाइंट्स है, या गुड लक इंडिया जैसी जो कंपनीज है वो भी आप देखोगे तो उनके क्लाइंट्स है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो बाकी डिविजन है ऑटो सेक्टर में दिया आप देखोगे तो उसमें फोक्सवैगन हो गया, BMW हो गया, मारुति हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो आप देखो तो जो वेंडर्स होते हैं वो ये जो ब्राइट बार्स है वो मेडन फोर्जिंग से खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग में यदि आप देखोगे तो स्टीयरिंग में ब्राइट बार्स का यूज होता है। इसके अलावा जो लॉक्स होते हैं उसमें ब्राइट बार का यूज होता है। इसके अलावा जो डोर हैंडल्स होते हैं इसमें भी ब्राइट बार्स का यूज होता है। तो FY23 में जो ऑटो सेक्टर है इससे कंपनी को लगभग 25% के रेवेन्यूज आए थे, एंड सबसे हाईएस्ट जो थे वो इंजीनियरिंग सेक्टर से आए थे। इसके अलावा लगभग 10% के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को FY23 में हार्डवेयर ये जो सेगमेंट है उससे आए थे। इसमें यदि आप देखो तो वो लॉक्स के कुछ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, या वायर मेश हो गया, या इसके अलावा कंपनी बोल्ट्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और फर्नीचर इंडस्ट्री में यदि आप देखो तो कंपनी को FY23 में लगभग 15% के रेवेन्यूज आए थे, एंड रिमेनिंग जो 10% के रेवेन्यूज है वो मिसलेनियस यानी अलग अलग सेगमेंट से आए थे। यदि आप देखो तो कंपनी के प्रेस्टीज, हॉकिंस, उषा ऐसे अलग अलग क्लाइंट्स है
जो प्रेशर कुकर होता है उसके लिए भी आप देखो तो वो प्रेस्टीज और हॉकिंस के लिए कुछ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी जो ब्राइट बार से उसका यूज वहां पर होता है। या ऑटो सेगमेंट में यदि आप देखो तो श्रीराम ऑटोटेक, यूएम ऑटो, मारुति, डेंसो, हीरो, बीएमडब्ल्यू, फोक्सवैगन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनी के पास क्लाइंट्स है। पैंडेमिक के पहले कंपनी के पास सिर्फ 250 क्लाइंट्स थे, बट करंटली यदि आप देखोगे तो कंपनी के पास 450 से ज्यादा क्लाइंट्स है, यानी काफी अच्छे तरीके से उन्होंने आप देखो तो बिजनेस का एक्सपांशन किया है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स ऑल्सो। और इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी का टॉप 10 क्लाइंट से लगभग 30 to 50% का रेवेन्यूज आता था लगभग 3 इयर्स पहले। और ऑटो ये जो डिवीजन है वही आप देखो तो मोस्टली लगभग 70-75% की जो रेवेन्यूज है वो कंट्रीब्यूट करता था। बट उसके बाद में यदि आप देखो तो ऑटो डिवीजन से जो डिपेंडेंसी वो भी रिड्यूस हुआ है, उसके वजह से उनकी जो रिसीवेबल्स है वो भी काफी कम हो गया है। और जो टॉप 10 क्लाइंट्स का डिपेंडेंसी है यदि आप आज देखोगे तो हार्डली वो 10 to 12% का है, जो पहले आप देखो तो लगभग 30 to 50% का था। तो करंटली FY23 में यदि आप देखोगे तो लगभग 85 to 90% के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को जो ब्राइट बार्स होते हैं, अलॉयज प्लस जो कार्बन के है, यानी जो कमोडिटी प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कार्बन अलॉयज में लगभग 8 to 10% के मार्जिन से, एंड जो अलॉयज है उसमें लगभग 10 to 12% के मार्जिन से, ये दोनों प्रोडक्ट से ही कंपनी को लगभग 85 to 90% के रेवेन्यूज आते हैं। लगभग 8 to 10% के जो उनके रेवेन्यूज है FY23 में वो स्टेनलेस स्टील के ब्राइट बार से आए थे, जिसमें जो मार्जिन है वो लगभग 15% के आसपास है। एंड लेस देन 1% के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी को न्यूमेटिक नेल्स से आए थे इन FY23, क्योंकि उन्होंने जो प्लांट है वो रिसेंटली आप देखो तो स्टार्ट किया था। यहाँ पे करंटली कंपनी का जो ब्राइट बार्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 70 to 80% का है, एंड न्यूमेटिक नेल्स में तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो प्लांट है वो अभी फिलहाल में ही शुरू हुआ है। कंपनी ने रिसेंटली कुछ जो कंटेनर्स है, लगभग 2 कंटेनर्स उन्होंने टेस्टिंग या अप्रूवल्स के लिए भेजे थे। एक बार यहाँ पे उनको अप्रूवल्स आ जाता है तो यहाँ पर उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है नेल्स के लिए वो आगे जाके बढ़ सकता है। नेल्स में मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, लगभग 25 to 30% के यहाँ पर एबिटा मार्जिन जो है वो अवेलेबल है। और ये जो न्यूमेटिक नेल्स का सेगमेंट है वहां पर भी काफी इंटरेस्टिंग क्लाइंट्स है कंपनी के पास। सपोज उनको कुछ अप्रूवल मिल जाता है उनके क्लाइंट से, तो ये सेगमेंट में जो सिंगल क्लाइंट है विच इज इनफ टू कैटर द फुल कैपेसिटी फॉर द कंपनी। कंपनी के पास न्यूमेटिक नेल्स का करंटली लगभग 250 मैट्रिक टन इतना कैपेसिटी अवेलेबल है, जो लगभग 12 to 13 कंटेनर्स पर मंथ इतना आ जाता है। इसके अलावा यदि आप कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो गीके वायर करके एक कंपनी है जो मंथली लगभग 100 to 120 कंटेनर्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो मेडन फोर्जिंग का भी आगे जाके यही प्लान है, जो आज कैपेसिटी है उनके पास 250 मैट्रिक टन पर एनम या 12 to 13 कंटेनर्स पर मंथ, तो आगे जाके नेक्स्ट ईयर में ये जो कैपेसिटी है वो डबल करने वाले हैं। इसके बारे में हम आगे जाके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी प्रोक्योरमेंट कौन कौन से आप देखोगे तो उनके सप्लायर से करती है और क्या कंप्लीट वैल्यू चेन है। तो यदि आप देखो तो जो मेजर रॉ मटेरियल है ये कंपनी को जो लगता है वो स्टील लगता है, या स्टील की अलग अलग जो ग्रेड्स होती है वो यहाँ पर वो प्रोक्योर करती है उनके अलग अलग सप्लायर से, जिसमें आप देखो तो सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ जाता है, या इसके अलावा RINL है। तो ये जो दोनों कंपनीज है इसमें कोई भी आप देखो तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता या कोई ट्रेडर नहीं होता, बट जैसे कि टाटा स्टील हो गया या GSPL हो गया या JSW हो गया, तो यहाँ पर वो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में आप देखो तो वो जो मटेरियल है वो कंपनी तक पहुंचता है। तो यहाँ पर ये जो मटेरियल है वो उनको थोड़ा मे भी कॉस्टली पड़ सकता है। इसके अलावा ये जो बड़ी कंपनीज है टाटा स्टील, JSPL या JSW, वो एडवांस लेते हैं मेडन फोर्जिंग जैसे कंपनीज के लिए। सपोज मेडन फोर्जिंग को कुछ 100 मैट्रिक टन का स्टील चाहिए, तो टाटा स्टील, JSW या JSPL जैसी जो कंपनीज है वो उनसे आज कैश ले लेंगे इन एडवांस, और जो डिलीवरी होगा वो प्रॉब्ली 1 to 2 मंथ्स के बाद में होगा। यानी यहाँ पर जो क्रेडिट टर्म्स है दैट आर नॉट इन फेवर ऑफ द मेडन फोर्जिंग, क्योंकि वो एक छोटी कंपनी है। बट सेल या RINL जैसी जो कंपनीज है वो कंपनीज में जो क्रेडिट टर्म्स है वो थोड़ा बेटर है कंपेयर टू बिगर कंपनीज। अभी हम और एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि मेडन फोर्जिंग कैसे कॉम्पीट कर पा रहा है ये स्टील कंपनीज के साथ, क्योंकि स्टील कंपनीज का ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, यानी वो ऑलरेडी पहले स्टील बनाते हैं एंड ये जो स्टील है उससे ही वो ब्राइट बार्स बना सकते हैं आगे जाके। बट आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टील कंपनीज है वो ज्यादा कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाने में फोकस नहीं करती या कस्टमाइज ब्राइट बार्स बनाने में फोकस नहीं करती, क्योंकि उनके पास लार्ज कैपेसिटीज आप देखो तो अवेलेबल है, यानी वो बल्क में ही आप देखो तो प्रोडक्शन करते हैं इवन फॉर द ब्राइट बार्स। सो स्पेशलिटी ऑफ द मेडन फोर्जिंग ये है कि वो क्लाइंट के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है, लो वॉल्यूम में मैन्युफैक्चर कर सकता है, और इसी वजह से यदि आप देखो तो मेडन फोर्जिंग ने ये इंडस्ट्री में पेनिट्रेट किया है और उन्होंने उनका कुछ नीश क्रिएट किया है। इसके अलावा सेकंड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मेडन फोर्जिंग ने ये क्रिएट किया है जो डिलीवरी टाइमलाइंस होती है। तो यदि आप देखो तो कार्बन स्टील की जनरली इंडस्ट्री में डिलीवरी टाइमलाइंस 7 days to 10 days की है, बट मेडन फोर्जिंग यदि आप देखोगे तो वो मैक्सिमम 2 to 3 days में ही ये जो
कार्बन के ब्राइट बार से या अलॉयज के ब्राइट बार से वो आप देखो तो वो डिलीवर कर पाता है। सो दैट इज द सेकंड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। सिमिलरली जो स्टेनलेस स्टील के ब्राइट बार्स होते हैं इसमें इंडस्ट्री में लगभग 60 to 90 डेज लगते हैं डिलीवर करने के लिए, बट मेडन फोर्जिंग लेस देन 30 डेज में डिलीवर कर देता है। सो दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर विच दे हैव क्रिएटेड। तो यदि आप ये कंपनी का कंप्लीट जर्नी देखोगे तो इनिशियली ये जो कंपनी है वो कार्बन के जो ब्राइट बार्स है उनको सेल करती थी। उसके बाद में एक स्टेप आगे जाके उन्होंने जो अलॉय के बेसिकली जो ब्राइट बार्स होते हैं उनको सेल करना शुरू किया, उसमें थोड़े बेटर मार्जिन थे। उसके बाद में उन्होंने स्टेनलेस स्टील का जो ब्राइट बार्स है उनको सेल करना चालू किया। यानी वो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो उनका प्रोडक्ट मिक्स है या रेवेन्यू मिक्स है वो चेंज कर रही है एंड हायर जो सेगमेंट्स है उसमें वो एंटर कर रही है। करंटली भी जो कंपनी है वो लगभग 4 नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है जो हेस्ट अलॉय बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हेस्ट अलॉय ये एक स्टील का ही आप देखो तो टाइप है, बट ये जो स्टील है वो काफी महंगा होता है। यदि आप नॉर्मल स्टील कंसीडर करोगे तो वो प्रोबेबली 400 to 500 रुपीज केजी के आसपास आ जाता है, बट ये जो हेस्ट अलॉय होता है वो लगभग 4000 to 5000 रुपीज के आसपास आ जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता कंप्लीटली। ये जो प्रोडक्ट यदि आप देखोगे तो वो इंपोर्ट होता है अलग अलग कंट्रीज, जैसे कि जापान में इसके रिलेटेड कुछ मिल है या यूएस में है या इसके अलावा जर्मनी में है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो वहां से इंडिया में इंपोर्ट होता है, उसके बाद में अलग अलग प्रोसेसिंग उसमें होती है एंड बाद में ये जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग आप देखो तो उसके स्पेसिफिक क्लाइंट्स होते हैं। यदि आप देखो तो इसका जो यूसेज है वो एरोस्पेस में हो जाता है या डिफेंस में है, इसके अलावा टर्बाइन इंडस्ट्री में होता है। तो काफी नीश एप्लीकेशंस है और इसी वजह से जो हेस्ट अलॉय बेस्ड ब्राइट बार्स हो गए या अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए इसमें कंपनी को काफी अच्छा मार्जिन मिल सकता है। आगे जाके हमें देखना होगा कि कंपनी कैसे एग्जीक्यूट करती है, कैसे ये कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो रेवेन्यूज है वो आगे जाके 2 या 3 साल या 4 साल में यहाँ पर दिख सकते हैं। हेस्ट अलॉय स्पेसिफिक जो रेवेन्यूज हो गए जिसमें काफी बेटर मार्जिन जो है वो एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू कार्बन या जो अलॉय स्टील है। कंपनी के यदि आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज देखोगे तो कंपनी के पास 3 यूनिट्स है। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कंपनी के पास न्यूमेटिक नेल्स जो है, ये जो प्लांट है वो कंपनी ने रिसेंटली शुरुआत की थी इसकी। और जो यूनिट 2 और यूनिट 3 है इसमें कंपनी ब्राइट बार्स और जो वायर्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें कार्बन अलॉय और स्टेनलेस स्टील के ब्राइट बार्स आ जाते हैं। एंड मेडन फोर्जिंग ये इंडिया में ऐसी अकेली कंपनी है जो तीनों टाइप्स के जो अलग अलग ब्राइट बार्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है अंडर वन फैसिलिटी। रिसेंटली कंपनी ने न्यूमेटिक नेल्स जो है उसके लिए कैपेक्स किया था लगभग 8 करोड़ का। तो ये जो प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके रेवेन्यू मिक्स में इसका कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ही उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी इंप्रूव हो सकती है। तो ये जो न्यूमेटिक नेल्स है वो एक गन के अंदर जाते हैं जिसको न्यूमेटिक नेल गन कहा जाता है। और ये जो गन है वो बेसिकली नेल्स को पंच करता है विच एक्चुअली जॉइंस द 2 ऑब्जेक्ट्स। और इसका जो यूसेज है जो कोस्टल एरिया होता है यूएस में या यूरोप में, वहां पे जो वुडन हाउसेस होते हैं वो बनाने के लिए होता है। इसके अलावा काफी अलग अलग इसकी यूसेज है जहां पर भी 2 ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करना है विथ नेल। तो ये जो गन है उसका यूसेज होता है। तो उसके रिलेटेड जो नेल्स लगते हैं वो मेडन फोर्जिंग जैसी जो कंपनीज है वो मैन्युफैक्चर करती है। ये नेल्स में भी प्रिसीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन इंडियन टर्म्स यदि आप देखो तो जो गन होता है वो लगभग 25,000 रुपीज का होता है। और यहाँ पर सपोज कोई जो खराब नेल उसमें आ जाता है तो उसकी जो फंक्शनिंग है उसको कुछ वो डैमेज कर सकता है। इसके लिए उसके प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना या वैसे ही मैन्युफैक्चर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेडन फोर्जिंग करंटली कर रहा है। इसके पहले मेडन फोर्जिंग ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा लिया था ये जो प्रोडक्ट है, तभी वो जस्ट मार्केट को टेस्ट कर रहे थे कि इतना बड़ा मार्केट है इसमें क्या पेनिट्रेशन हो सकता है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे थे ये प्रोडक्ट को। और साथ ही साथ में जो मार्केटिंग है उस पर भी फोकस कर रहे थे। तो ये जो न्यूमेटिक नेल्स प्रोडक्ट है उसका बेसिकली कंपनी B2B भी सप्लाई करेगी और B2C भी सप्लाई करेगी। तो कंपनी ने लगभग 8 करोड़ स्पेंड करके यहाँ पर कैपेक्स किया था फॉर न्यूमेटिक नेल्स का जो प्लांट है, और उन्होंने ताइवान से ये जो टेक्नोलॉजी वो लेके आए थे वो। तो यदि आप देखो तो न्यूमेटिक नेल्स के लिए काफी बड़ा एक्सपोर्ट्स का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यदि आप देखो तो यूएस $84 मिलियन के ये जो नेल्स है वो इंपोर्ट करता है एवरी ईयर। यूके लगभग $62 मिलियन के इंपोर्ट करता है, जर्मनी $63 मिलियन के इंपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट के लिए काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट भी हो रहा है अवे फ्रॉम द चाइना। इनिशियली काफी ये जो नेल्स है वो चाइना से इंपोर्ट करता था यूएस, बट यूएस इज ऑल्सो फाइंडिंग द अल्टरनेटिव जो सप्लायर्स है, जिसकी वजह से मेडन फोर्जिंग को काफी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल हो सकता है। इसके अलावा यदि आप देखो तो यूएस ने ये जो न्यूमेटिक नेल्स है इसके इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाई है, जो चाइना के लिए लगभग 200% का है, इंडिया के लिए सिर्फ 30% का है, और यूएई और टर्की के लिए लगभग 50 to 60% का। तो यहाँ पर भी इंडिया को काफी आप देखोगे तो एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पर मिला है। कंपनी ने 8 करोड़ का कैपेक्स करके ये जो प्लांट बनाया था वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्लांट है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो करंटली 250 मेट्रिक टन इतनी है, या 12 to 13 कंटेनर्स पर मंथ इतनी उनकी कैपेसिटी है।
और आगे जाके कंपनी को अलग अलग जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, उनके अलग अलग क्लाइंट्स है, वैसे ही कंपनी आगे जाके ये जो कैपेसिटी है वो डबल करने वाली है। नेक्स्ट ईयर उनका टारगेट है ये जो कैपेसिटी है वो डबल करने का। उसके लिए मिनिमल कैपेक्स लगेगा, लगभग 2 to 3 करोड़ का कैपेक्स यहाँ पर उनको लग सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो लैंड है वो कंपनी के पास अवेलेबल है। न्यूमेटिक नेल्स के रिलेटेड यदि आप देखो तो इंडिया में लगभग 10 to 12 प्लेयर्स है एंड ऑल टुगेदर मंथली लगभग 600 to 700 जो कंटेनर्स है उसका एक्सपोर्ट होता है। इसमें एक लिस्टेड प्लेयर है गीके वायर्स करके, तो वो यदि आप देखोगे तो वो लगभग 100 to 120 जो कंटेनर्स है वो मंथली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आगे जाके मेडन फोर्जिंग का ये भी प्लान है कि उनको B2C सेगमेंट में एंटर करना है, यानी वो एक ब्रांड क्रिएट करेंगे और वो जो ब्रांड है उससे आगे जाके न्यूमेटिक नेल्स जो है वो सेल करेंगे, जिससे जो मार्जिन है वो काफी बेटर हो सकते हैं। बट डेफिनेटली ब्रांड क्रिएट करना इतना ईजी नहीं होगा, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनको क्रिएट करना होगा, कस्टमर्स में अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, तो इट कैन बी अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। तो यदि आप कंपनी का करंट यानी FY23 का प्रोडक्ट मिक्स या रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो 87% के जो रेवेन्यूज है वो उनके कार्बन और अलॉय के जो ब्राइट बार से इससे आए थे, लगभग 12% के जो रेवेन्यूज है वो स्टेनलेस स्टील से आए थे और लेस देन 1% के जो रेवेन्यूज है वो न्यूमेटिक नेल्स से आए थे। बट FY24 में यदि आप देखो तो मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि स्टेनलेस स्टील से जो रेवेन्यूज आएंगे ब्राइट बार से वो लगभग 20% के आएंगे एंड न्यूमेटिक नेल से लगभग 6% के आ सकते हैं, और बचे हुए 74% की जो रेवेन्यूज है वो कार्बन और अलॉय के ब्राइट बार से उससे आ सकते हैं। तो जैसे जैसे ये बिजनेस का जो रेवेन्यू मिक्स है वो चेंज होगा, वैसे ही उनके जो मार्जिन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज न्यूमेटिक नेल एंड स्टेनलेस स्टील के जो ब्राइट बार है उसमें जो मार्जिन है वो काफी बेटर है कंपेयर टू कार्बन एंड अलॉय के जो ब्राइट बार है। यहाँ पर आप कंपनी के लास्ट 4 इयर्स के रेवेन्यूज देख सकते हो। तो FY23 में कंपनी लगभग 221 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट किए थे। तो नेक्स्ट 5 इयर्स में कंपनी का एस्पिरेशनल टारगेट ये है कि उनको 1000 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो अचीव करने हैं, और यहाँ पर कंपनी के जो मार्जिन है करंटली सिर्फ 10% के आसपास है लगभग, वो भी आगे जाके काफी इंप्रूव हो सकते हैं जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू मिक्स चेंज होगा। तो यहाँ पर ट्रिगर यही है कि चेंज ऑफ रेवेन्यू मिक्स, जैसे ही उनके रेवेन्यूज में जो हाई मार्जिन की जो प्रोडक्ट्स है उससे ज्यादा रेवेन्यू आने लगेगा, तो यहाँ पर उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। कंपनी के पास लगभग करंटली 65 करोड़ का डेट भी है, तो जैसे जैसे कंपनी यहाँ पर उनका जो डेट है वो रीपेमेंट उसका होगा, वैसे ही फाइनेंस कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, जिससे आप देखो तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी इंक्रीज आ सकता है। तो ये वीडियो को हम क्विकली सम अप करेंगे कि कंपनी के पास क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या रिस्क है। तो यदि आप स्ट्रेंथ्स में देखोगे तो कंपनी कार्बन स्टील के जो ब्राइट बार है उसकी जो डिलीवरी है वो 48 to 72 आवर्स में कर सकती है, कंपेयर टू जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स है वो लगभग 7 to 10 डेज का है। स्टेनलेस स्टील में भी यही है, स्टेनलेस स्टील में इंडस्ट्री के नॉर्म्स लगभग 60 to 90 डेज के है, बट मेडन फोर्जिंग लगभग 30 डेज में यहाँ पर डिलीवरी करता है। इसके अलावा कंपनी के पास काफी वाइड प्रोडक्ट्स का रेंज है, बहुत सारी वैरायटीज है, शेप्स है, यानी हाई SKU बेस्ड ये जो बिजनेस है, एंड उसको कंपनी ने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट भी किया है टिल नाउ। आगे जाके वो और अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है उसमें भी एंटर करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी ने प्रोडक्ट जो प्रिसीजन है उसको भी अचीव किया है, काफी अच्छी तरीके से वो मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, डिलीवर कर पाते हैं, और उनका जो रिजेक्शन का रेट है वो भी काफी निग्लिजिबल है। एंड करंटली जो टॉप 10 कस्टमर्स है वो भी लगभग 12 to 15% ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उनके टोटल रेवेन्यूज में से, जो पहले यदि आप देखोगे तो लगभग 30 to 50% का डिपेंडेंसी था ओनली फ्रॉम टॉप 10 कस्टमर्स। इसके बाद में अभी हम कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो देखते हैं। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कैन बी स्ट्रेटेजाइजिंग ऑन द मार्केटिंग एंड फॉर्मिंग अलायंसेस। सो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके साथ ये जो कंपनी है वो कुछ अलायंसेस यहाँ पर आप देखो तो फॉर्म कर सकते हैं, यानी उनको उतना जो वॉल्यूम है वो आप देखो तो वो अश्योर्ड वॉल्यूम मिल सकता है। मे बी वो नेल्स के लिए हो सकता है या उनके आगे जाके जो हेयर स्टाइल बेस्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उसके लिए भी हो सकता है, विच कैन एक्चुअली, तो ये सपोज अलायंस कंपनी फॉर्म कर पाती है तो आई थिंक कंपनी कैन गो इनटू द डिफरेंट टेरिटरी ऑफ द ग्रोथ साइकिल। इसके बाद में कंपनी फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर सकती है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, काफी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी कर सकती है कंपनी उनके लिए। तो यहाँ पर ये भी एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है which is forward integrating and manufacturing those products कि जहां पर import substitution अवेलेबल है। इसके अलावा जो न्यूमेटिक नेल्स है उसके लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है फॉर द एक्सपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएस लगभग $84 मिलियन के नेल्स जो है वो एवरी ईयर इंपोर्ट करता है, यूके लगभग $62 मिलियन के करता है, इसके अलावा जो जर्मनी है वो $63 मिलियन के करती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है नेल्स के एक्सपोर्ट्स के लिए। और इसके अलावा मुझे लगता है कि वन ऑफ द अनदर अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा B2C सेगमेंट में भी काफी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। करंटली आप देखो तो कंपनी IKEA के लिए यहाँ पर जो न्यूमेटिक नेल्स है उसका सप्लाई करती है, बट आगे जाके प्रोबेबली कंपनी उनका एक ब्रांड क्रिएट करके भी आगे जाके जो न्यूमेटिक नेल्स है उनका सेल कर सकता है।
एंड अनदर अपॉर्चुनिटी इज बेसिकली चेंज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। जैसे जैसे उनका न्यूमेटिक नेल्स का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा उनके टोटल रेवेन्यूज में, या स्टेनलेस स्टील का बढ़ता जाएगा, या हेस्ट अलॉय बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है उसका बढ़ता जाएगा, या जो भी कंपनी अलग अलग नए प्रोडक्ट्स डेवलप करेगी और उनका कार्बन और जो अलॉय स्टील्स है इस पर डिपेंडेंसी जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे ही उनके जो मार्जिन है वो काफी बढ़ सकते हैं। 1000 करोड़ के रेवेन्यूज में सपोज कंपनी 20% के जो एबिटा मार्जिन है वो अचीव कर पाती है इन नेक्स्ट सपोज 5 to 6 ईयर्स, तो एबिटा ही उनका लगभग 200 करोड़ का आ जाएगा। आज करंटली यदि आप देखो तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो लगभग 200 करोड़ के आसपास है। तो मुझे लगता है कि काफी चीजें डिपेंड करती है कि आगे जाके कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूशन करती है। सपोज कंपनी अच्छा एग्जीक्यूट करती है तो मुझे लगता है कि काफी वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर हो सकती है। बट इसके अलावा यदि आप देखो तो ये बिजनेस में काफी रिस्क भी है। फर्स्ट मेजर रिस्क ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स है सारे, इसमें कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है। आप कंपनी के कॉन कॉल भी सुन सकते हो। हमने ये जो मैनेजमेंट है इनको हमारे वैल्यू एडिकेटर के माइक्रो कैप क्लब का जो प्लेटफॉर्म है इस पे भी होस्ट किया था। हमने उनको काफी अलग अलग क्वेश्चंस पूछे, Q&A राउंड था। मैनेजमेंट ने भी काफी इन डेप्थ उनके बिजनेस के बारे में बताया। तो ऐसे जो वीडियोस है वो रिकॉर्डेड वीडियोस है एंड माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स जो है वो कभी भी ये जो वीडियोस है वो देख सकते हैं, जिससे क्लब मेंबर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है कोई भी बिजनेस के रिलेटेड वो काफी इंप्रूव हो सकती है। तो जब भी हमने ये मैनेजमेंट को होस्ट किया था तभी भी उन्होंने ये बताया था कि ये बिजनेस में एज सच कुछ एंट्री बैरियर्स नहीं है। करंटली न्यूमेटिक नेल्स में भी यदि आप देखोगे तो वहां पर ज्यादा अवेयरनेस नहीं है या ज्यादा डिमांड नहीं है इंडिया में, इसके वजह से काफी कम मैन्युफैक्चरर्स है। बट आगे जाके जो मैन्युफैक्चरर्स है वो बढ़ सकते हैं और इसीलिए दैट कैन बी अ वेरी बिग रिस्क फॉर द मैन्युफैक्चरर्स लाइक मेडन फोर्जिंग, क्योंकि करंटली ये काफी एक छोटी कंपनी है। इसके अलावा जो सेकेंड रिस्क है वो रॉ मटेरियल का वोलेटिलिटी है। यहाँ पर यदि आप देखो तो लास्ट 1-2 ईयर्स में जो स्टील की प्राइसेस है वो बहुत ही वोलेटाइल थी और इसके वजह से कंपनी को कभी कभी उनके जो इन्वेंटरी लॉसेस है वो बुक करने पड़ते हैं। जब भी स्टील प्राइसेस में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है तो जनरली यहाँ पर उनके जो मार्जिन है मेडन फोर्जिंग जैसे कंपनीज के वो भी वोलेटाइल हो जाता है। तो यहाँ पर ये दूसरा एक बड़ा रिस्क है। एंड थर्ड रिस्क इज करंटली कंपनी का जो मैक्सिमम डिपेंडेंसी है वो कमोडिटी प्रोडक्ट्स पे है। तो सपोज यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू मिक्स चेंज नहीं होता है या उनको कुछ यहाँ पर इश्यूज आते हैं टू एंटर इनटू न्यू प्रोडक्ट्स जैसे कि न्यूमेटिक नेल्स है या स्टेनलेस स्टील से, यहाँ से कंपनी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, तो दैट आल्सो कैन बी अ मेजर रिस्क फॉर द कंपनी। तो यहाँ पर हमें ये जो सारे रिस्क है उसको असेस करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना चाहिए कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। ये जो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है या कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जस्ट मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप आपका जो डिसीजन है वो ले सकते हो या आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को भी पूछ सकते हो। बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन कि आपको ये बाय करना है या सेल करना है या क्या प्राइस पे लेना है। आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यूज। ये कंप्लीटली एक एजुकेशनल वीडियो है। सो मेक श्योर आप जो भी डिसीजन लोगे यू विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो यदि आपको भी ऐसे माइक्रो एंड स्मॉल साइज के कंपनीज के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैंने माइक्रो कैप क्लब की यहाँ पर शुरुआत की है। यहाँ पर लगभग मैंने मोर देन 50 कंपनीज में अलग अलग रिपोर्ट्स लिखे हैं। काफी अलग अलग जो स्मॉल एंड माइक्रो साइज कंपनीज है उनके मैनेजमेंट्स को भी हम वैल्यू एडिकेटर के माइक्रो कैप क्लब के प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं। जैसे कि हमने मेडन फोर्जिंग के मैनेजमेंट को भी होस्ट किया था, तो वहां पर एक लगभग 1 to 1.5 आवर्स का उनका एक डिटेल जो वीडियो है वो अवेलेबल है ओनली फॉर द माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स, जो आप देख सकते हो। तो ऐसे लगभग मोर देन 15 वीडियोज अवेलेबल है जहां पर हमने अलग अलग मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन किया है। आउट ऑफ दिस हमने एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट किया था जिसमें हमें लास्ट ईयर में लगभग 70% से ज्यादा रिटर्न्स मिले थे। इसके अलावा एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाता है जहां पर अलग अलग जो इन्वेस्टर्स है दे शेयर देयर आइडियाज। तो हमने टेलीग्राम ग्रुप एक बनाया है फॉर द डिस्कशन विद ऑल द क्लब मेंबर्स। तो आपको एक लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप मिल जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड हम एक फिजिकल मीट भी करने वाले हैं सारे क्लब मेंबर्स की, तो काफी यहाँ पर आइडिया शेयरिंग हो जाएगी। तो ये सारे काफी अलग अलग बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन करने के बाद। तो माइक्रो कैप क्लब ये एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है फ्रॉम वैल्यू एडिकेटर। हम यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते या यहाँ पर कोई भी बाय या सेल के हम एडवाइस नहीं देते। इंडिविजुअल क्लब मेंबर उनका खुद का स्टडी करते हैं, हम उसके लिए हमारे पास जो भी डेटा है दैट वी शेयर एंड फाइनली जो इंडिविजुअल क्लब मेंबर है वो डिसीजन लेता है कि उनको कौन सा स्टॉक खरीदना है, कभी खरीदना है और कभी उसमें से एग्जिट करना है। दैट इज द इंडिविजुअल डिसीजन। वी आर नॉट डूइंग एनी रिकमेंडेशन या हम कोई भी एडवाइस नहीं यहाँ पर कर रहे कोई भी माइक्रो कैप क्लब मेंबर के लिए। एज ए वैल्यू एडिकेटर टीम हम अलग अलग प्लांट्स को विजिट करते हैं, उनके प्रमोटर्स को मिलते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स, उनके सप्लायर्स को जाके मिलते हैं, ताकि हमें समझ आता है कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। और ये जो प्लांट विजिट की एक्टिविटीज है वो हम हमारे क्लब मेंबर्स के साथ भी करते हैं ताकि उनको भी काफी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि एक्चुअल में ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इट कैन बी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर एनीथिंग न्यू टू लर्न अबाउट द माइक्रो एंड स्मॉल साइज कंपनीज।
सो वंस अगेन आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल। आपका काफ़ी जो सपोर्ट रहा मेरे ये चैनल को ग्रो करने के लिए। मैंने लगभग 2019 में ये जो चैनल है उसकी शुरुआत की थी, लिटरली फ्रॉम द 0 सब्सक्राइबर्स, एंड आज 2023 के सितंबर मंथ में वी हैव अचीव्ड 1 लाख सब्सक्राइबर्स। सो रियली थैंक यू वेरी मच फॉर आपने जो सपोर्ट ये चैनल के लिए किया है। आगे जाके भी मैं ऐसे ही अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, या स्टॉक्स के बारे में, बिजनेसेस के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ वीडियोस क्रिएट करता रहूंगा। तो जो सपोर्ट आपने अब तक ये चैनल के लिए दिया है, आई एम एक्सपेक्टिंग ऐसा ही जो सपोर्ट है वो आप आगे जाके भी मुझे देते रहिए, ताकि ये जो वीडियोस है, जो इन डेप्थ एनालिसिस के वीडियोस है जो मैं क्रिएट करता हूँ, काफ़ी एफर्ट लगता है उनको बनाने के लिए। तो ये जो वीडियोस है वो जो राइट ऑडियंस है उन तक ये जो सारे वीडियोस है वो पहुंच सके। ये वीडियोस देखने से दे कैन अंडरस्टैंड कि बिजनेस में क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स है, कैसी मैनेजमेंट है, आगे जाके उनके ग्रोथ के क्या क्या ड्राइवर्स हो सकते हैं। तो ये जो सारे वीडियोस है, जब भी आप उनको लाइक करोगे, शेयर करोगे या उस पर कमेंट करोगे, वैसे ही यूट्यूब का जो अल्गोरिदम है वो प्लान्ड है, सो दैट ये जो वीडियोस है वो अलग अलग जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है या जो एनालिस्ट है उन तक ये जो वीडियोस है वो पहुंच सके विथ योर मीडियम एंड योर सपोर्ट। तो ऐसे ही ये जो चैनल है उसको सपोर्ट करते रहिए, एंड रियली थैंक यू वेरी मच अगेन। तो ये जो मेडन फॉर्जिंग का डिटेल वीडियो मैंने क्रिएट किया है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ऐसे ही वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ ऑन स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स। तो जरूर ये जो वीडियोस है वो आप देखिए, उनको शेयर एंड लाइक कीजिए ऑन स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स। तो नेक्स्ट सैटरडे को भी 11 o'clock को हम मिलेंगे ऐसे एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ।